वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों की कान में गूंज पहुंचते ही हृदय रोमांचित हो उठता है। बहादुर युद्ध कौशल की धनी, देश प्रेम से ओत-प्रोत वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई आंखों से गुजर जाती हैं। 1857 के महासंग्राम पर चर्चा हो और महारानी लक्ष्मीबाई को याद करना स्वाभाविक है। मोरोपंत व भागीरथी बाई के घर 19 नवंबर सन 1835 को एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु घर में सभी इन्हें मनु नाम से पुकारते थे। अभी मनु लगभग 4 वर्ष की हुई थी कि मां का साया सिर से उठ गया। मोरोपंत मनु के साथ बाजीराव द्वितीय के यहाँ बिठूर में आकर रहने लगे। बिठूर में मनु का जीवन नाना साहब व उनके भाई राव साहब तात्या टोपे के सानिध्य में बीता। साथ पढ़ते, खेलते व घुड़सवारी, शस्त्र विद्या जैसे बंदूक चलाना, तलवारबाजी भी साथ साथ सीखते थे। मनु इन सभी कलाओं में जल्द ही निपुण हो गई। नाना साहब मनु को उसके चंचल स्वभाव से छबीली कहकर पुकारते थे। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ व आपका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और अब मनु महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। महारानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात राजा गंगाधर राव बीमार पड़ गया और एक बालक को गोद ले लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु कुछ समय में ही राजा गंगाधर राव इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गए। महारानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद लेने की अर्जी ब्रिटिश गवर्नर के पास भेजी, जिसे नामंजूर कर दिया गया और रानी का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण ब्रिटिश हुकूमत उन्हें झांसी राज्य से बेदखल करना चाहती थी। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति बनाई थी, जिसके तहत जिन राजाओं का कोई उत्तराधिकारी ना हो उनके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया जाता था। डलहौजी की इस नीति को अपहरण करने की नीति भी कहा जाता था, क्योंकि गोद लेकर राजा को अपना उत्तराधिकार बनाने का अधिकार भी नहीं था। झांसी राज्य को ब्रिटिश हुकूमत हड़पना चाहती थी। इस पर विधवा महारानी लक्ष्मीबाई के स्वर में आक्रोश था और उन्होंने कड़क शब्दों में ब्रिटिश हुकूमत को उत्तर दिया, क्या मैं झांसी छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस प्रकार लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा। झांसी राज्य का संचालन चलने लगा। समय आ गया 1857 के महासंग्राम का बिगुल बज चुका था। बहुत सी भारतीय रियासतों ने ब्रिटिश हुकूमत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महारानी लक्ष्मीबाई जैसी कुछ एक रियासतें ही बची थी जो कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता की पैरोकार थी और नहीं शब्द उनके द्वारा ही प्रबल था। ब्रिटिश सेना के लिए यह नामुमकिन था कि वह अकेले दम पर उन रियासतों का भी अपहरण कर ले जिसे वे चाहें, परंतु यह देश का दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण पहलू था कि ब्रिटिश सेना को बहुत सी भारतीय रियासतों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो चुका था। ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज दक्षिण में विजय होकर 20 मार्च सन 1858 को झांसी से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर आकर डेरा डाल दिया और फिर झांसी पर आक्रमण की तैयारी कर दी। महारानी लक्ष्मीबाई भी पूरी तैयारी में थी। 24 मार्च से ब्रिटिश सेना व महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में युद्ध आरंभ हो गया। आधुनिक हथियारों, दूरबीनों से सुसज्जित ब्रिटिश सेना व उनका साथ दे रही भारतीय रियासतों के सैनिकों व झांसी राज्य के बीच 9 दिन घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से तोपों से आग के गोले बरसाए गए, परंतु 31 मार्च तक ब्रिटिश किले में प्रवेश नहीं कर सके। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ थीं, वहीं दूसरी ओर भारतीय रियासतों की सेना के साथ, भारी दल बल के साथ ब्रिटिश सेना। उधर तात्या टोपे ने भी 20,000 की सेना के साथ कालपी से झांसी कूच कर दिया। ब्रिटिश सेना के होश उड़ गए। आगे महारानी लक्ष्मीबाई और पीछे तात्या टोपे, परंतु ब्रिटिश सेना के पास भारी मात्रा में गोला बारूद, तोपें व सैनिक थे, जिन्होंने तात्या टोपे की क्रांतिकारी वाहिनी को झांसी के बाहर अपनी तोपों से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। घमासान युद्ध हुआ, परंतु तात्या टोपे को भारी क्षति हुई व उनके 3000 से भी ज्यादा सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और नए रंगरूट होने की वजह से वह अनुभवी ब्रिटिश सेना के सामने
ठहर नहीं सके। उधर महारानी लक्ष्मीबाई मृत्यु को चुनौती देते हुए रणभूमि में जूझ रही थी, सैनिकों का हौसला बढ़ा रही थी। रानी लक्ष्मीबाई के कदमों में बहुत तेजी थी। रानी के प्रधान सेनापति गुलाम गोश खां और कुंवर खुदा बख्श तोपों से आके गोले बरसा रहे थे। कितने ही ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। 9 दिन हो गए थे लगातार युद्ध होते हुए। ब्रिटिश सेना झांसी में प्रवेश कर गए। झांसी अपवित्र हो गई। किले के प्रमुख द्वार रक्षक सरदार कुंवर सिंह, मुख्य सेनापति गुलाम गोश खां और तोपची खुदा बख्श वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। आपातकाल बैठक बुलाई गई। झांसी राज्य के जिम्मेदार लोगों ने महारानी झांसी को किला छोड़ देने के लिए कहा, परंतु महारानी ने मना कर दिया। परंतु सबने महारानी लक्ष्मीबाई से पुनः आग्रह किया और कहा कि आपका किले से निकल सुरक्षित स्थान पर पहुंचना आवश्यक है और संगठित होकर ब्रिटिश हुकूमत से पुनः युद्ध करके झांसी प्राप्त करने के लिए योजना बन सकती है। किले से बाहर निकलना भी अतिम जोखिम भरा कार्य था। झांसी की महिला सेना की सदस्य झलकारी बाई ने महारानी की वेशभूषा पहनकर ब्रिटिश सेना को गुमराह किया और किले के दूसरे भाग से महारानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल गई। इतनी विपदाओं, बहादुर सैनिकों के वीर गति प्राप्त हो जाने के बाद भी रानी आगे बढ़ती गई। बहादुर महारानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ सैनिकों के साथ आत्मबल से परिपूर्ण ना तो विचलित हुई और ना ही घबराई, बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तत्पर अपने कुछ सैनिकों को लेकर फौलादी कवच पहनकर शस्त्रों से परिपूर्ण अपने प्रिय दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर सफेद घोड़े पर सवार होकर रानी बिना थके हारे लगभग 160 किलोमीटर का रास्ता तय कर कालपी पहुंच गई। कैसी विडंबना कि भारतीय मानव जो कि देशद्रोही होकर गद्दारी कर दी और ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर महारानी को मात देने में पूरी ऊर्जा लगा रहा था, वहीं दूसरी ओर महारानी का घोड़ा एक जानवर, उसने धोखा नहीं दिया। पूरी ईमानदारी के साथ महारानी को सुरक्षित कालपी पहुंचाया। झांसी से कालपी तक का सफर अत्यंत कठिन था। जगह जगह पर ब्रिटिश सेना से झड़पें होती रहीं। इन्हीं झड़पों में रानी के पिता मोरो पंत जख्मी हो गए और उन्हें ब्रिटिश सेना ने बंदी बनाकर मृत्यु दंड दे दिया। कालपी में महारानी लक्ष्मीबाई, राव साहब पेशवा इत्यादि के साथ एकत्र होकर सामूहिक रूप से ब्रिटिश सेना से जूझने के लिए संगठित हुए। ग्वालियर से लगभग 9 किलोमीटर दूर ग्वालियर झांसी मार्ग पर कोटा की सराय में 17-18 जून 1858 को ब्रिटिश सेना और महारानी लक्ष्मीबाई में आखिरी युद्ध हुआ। महारानी सेना के आगे रहकर सेना का हौसला बढ़ा रही थी। रणचंडी के रूप में तलवार से ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार रही थी। रानी की 2 सखियां मुंदर और काशी, जो कि इस युद्ध में पुरुष वेश में रानी के साथ रण क्षेत्र में थीं, वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी ने अपनी सखी के हत्यारे के 2 टुकड़े कर दिए। रानी की सेना लगातार कम होती जा रही थी। महारानी ब्रिटिश सेना के घेरे में आ गई। एक ब्रिटिश सैनिक ने रानी के पीछे से सिर पर वार कर दिया। सिर का दाहिनी हिस्सा और दाईं आंख पर भारी जख्म हो गए। रक्त का फव्वारा फूट पड़ा। इतने में ही दूसरा वार महारानी की छाती पर, गोली पैर पर। मानो विधाता को क्या मंजूर था। महारानी लक्ष्मीबाई हमेशा के लिए संसार को अलविदा कह गईं। झांसी का सूर सदा के लिए अस्त हो गया। रानी के विश्वासपात सरदार रामचंद्र राव देशमुख व बाबा गंगादास ने घास का ढेर लगाकर चिता बनाकर महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार किया। शत नमन करते हैं भारत माँ की रत्नदीप स्त्री रत्न शौर की प्रतिमा, जगमगाती दीपशिखा झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के महायज्ञ को। देश की महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता, जो हमने बचपन में पढ़ी थी, रोमांचित करने वाली कविता प्रस्तुत है। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उचित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाए। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दे आई। निसंतान मरे राजा जी, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज हड़प करने का उसने वह अवसर अच्छा पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दिया चाहता था, व्यापारी बन दिया चाहता था यह जब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी वह दासी अब महारानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी रोई रनिवासों में, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नील नाम छापते, सरे आम नील नाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कुटियों में थी विकल वेदना, महलों
महलों में आहत अपमान वीर सैनिकों के मन में था। अपने पुरखों का अभिमान नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजय मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बोकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ दंड आसमानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ दंड आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी चढ़ी काल पी आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य से पार। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा न्या घोड़ा था इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी गई सिधार चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी।
होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू ही खुद अमर निशानी थी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू ही खुद अमर निशानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाएँ, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। भावी पीढ़ी को इस इतिहास से अवगत कराएं और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।